हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ही कंटिन्यूड पार्ट है, पार्ट 5। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। आयनिक बॉन्ड देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एक्सेट्रा चीज़ें देख ली। आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम आयोनिक बॉन्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या देखा? हमने इसके पहले ये देखा था कि रेडियस रेशो से हमें ज्योमेट्री पता चल जाती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, है ना। अब हमारा फोकस इस सेशन में ये होगा कि लैटिस एनर्जी क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ना, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की, फर्स्ट एंड द सेकेंड। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मान लेते हैं ऐसे जनरल लिख लेते हैं, 282 है ना, 12 है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम है, फिर सेकेंड जो है वो ज़्यादा है। तो अगर अपन इसको इस फॉर्म में लिखें 1s2 2s2 2p6, तो ये 10 हो गए, 11 12 है ना। तो आप यहाँ देखोगे 6 7 8 9 10 11 12, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 3s1 बचेगा, है ना। पहले इसमें से निकलेगा, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर ये बचा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की वो है 3s 738, और दूसरी जो है वो है 1450। अब इन दोनों को अगर आप सम करते हो तो आपको मिलता है 2188, है ना, किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम 2+ आयन बनने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है 2188 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ऐसे ही ऑक्साइड का अगर आप देखोगे O2 नेगेटिव की, तो उसको 560 किलो जूल पर मोल चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी तो चाहिए Mg2+ को और O2 नेगेटिव बनने के लिए, है ना। येट येट की जो सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड है एक्चुअली फॉर्म्ड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो हमें पता है जब मैग्नीशियम रिबन या वायर को जब हम हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कि ये मैग्नीशियम है, यहाँ से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बट द इंटरेस्टिंग फीचर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाट, कि एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है किसमें, इन द लैटिस अरेंजमेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल, और इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। सो द एनर्जी विच इज लिबरेटेड इन द लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है, लैटिस अरेंजमेंट के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। बट ये क्या होती है, इट इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ इन द ऑक्साइड 2 नेगेटिव आयन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी। ठीक है, now the arrangement of positive and the negative ions in a 3 dimensional lattice is a stabilizing structural feature। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी वही है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो अभी हमने ये देखा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। तो ये दो चीजें डिफरेंट है, सेम नहीं है, अलग अलग है ना। अब इसके आगे अपन ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किसी भी क्रिस्टल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला जैसे है, ये आपको पता है, ΔG = ΔH - T ΔS। तो यहाँ पे अगर ΔG नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन फीजिबल है। तो हमें इस चैप्टर में वही रिएक्शंस पढ़नी है जो फीजिबल है। ठीक है, तो जिसमें ΔG जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब अगर ΔH नेगेटिव है
इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सब अपन को पता है ना। तो लेटिस एनर्जी की अच्छी डेफिनेशन और क्या हो सकती है, वो ये है कि लेटिस एनर्जी को सबसे पहले डिनोट करते हैं डेल्टा एच एल से। सो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic compound is formed. 1 mole ionic compound is formed from its constituent gaseous ion. तो gaseous आयन से जब आयनिक कंपाउंड बनता है, कितना, 1 मोल, उस एनर्जी को, जो एनर्जी रिलीज होती है जब गेशियस आयन आयनिक कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। ठीक है। नाउ अभी मैंने आपको बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और लेटिस एनर्जी दोनों डिफरेंट है ना। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा एच एफ है वो क्या है कि इट रिफर्स टू द एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बट लेटिस एनर्जी क्या थी? रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो था लैटिस का, उसको बनाने में जो एनर्जी लग रही थी, है ना। सो lattice energy and the enthalpy of formation of sodium chloride are the heat changes accompanying the reaction. तो जब Na प्लस और Cl नेगेटिव NaCl बना रहे हैं तो ये लैटिस एनर्जी है। इसमें जो हीट चेंज हो रही है वो डेल्टा HL है। बट सोडियम और क्लोराइड बना के NaCl बना रहे हैं, ये इस पे जो हीट चेंज हो रही है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसको हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं। सो स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों का वैल्यूज को हमें कंसीडर करनी है। अब डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच एल क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव होगी। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं लेटिस एनर्जी, ये हमें देखना है। यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न लैंडे ने एक इक्वेशन दी जो कि थी ये। तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक तो इस इक्वेशन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। दूसरा है बॉर्न हेबर साइकिल। तो आप ये जो फॉर्मूला देखोगे लेटिस एनर्जी का, लेटिस एनर्जी को यू से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला है -1.38 इंटू 10⁻⁻⁴ AZ प्लस Z नेगेटिव अपॉन A और n-1 अपॉन n। ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो कैपिटल A है और n है वो क्या है? कांस्टेंट है। n जो है वो बॉन्ड कांस्टेंट है और जो A है वो मेडलिंग कांस्टेंट है ना। एंड फॉर ईच क्रिस्टलाइन शेप इनकी वैल्यू आपको टेबल में दी होगी, किस किस की? A की और n की। ओके, अब ये जो क्वांटिटी है Z प्लस और Z नेगेटिव, ये क्या है? क्या है ये? एटॉमिक नंबर हो गए। ए क्या है? ए आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जो कि आयोनिक रेडियस के सम के बराबर है। ओके, ये हैं चार्जेस, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। सो फॉर एग्जांपल, एटॉमिक नंबर ना बोल के आप चार्जेस बोलो इनको, कि पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस जो कि प्रेजेंट है क्रिस्टल के एलिमेंट या आयन में। जैसे NaCl क्रिस्टल है, इसमें एक पॉजिटिव Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो Z पॉजिटिव Z नेगेटिव दोनों 1 है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 1 है। लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड में आप देखोगे तो Ca2+ है और फ्लोराइड पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 2 है और नेगेटिव की 1 है। ठीक है। अब आप इसके थ्रू जब कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से NaCl की लैटिस एनर्जी, तो आपको लिटरेचर में दी होती है A की वैल्यू 1.74 है NaCl क्रिस्टल के लिए, N 9.1 है और इसकी रेडियस जो है 276 पिकोमीटर है। तो जब आपने सारी वैल्यूज रख दी तो U की जो वैल्यू मिली आपको NaCl के लिए वो मिली -783 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद रखना।
अब अपन देखते हैं कि इस इक्वेशन से मिली वैल्यू और बॉर्न हेबर साइकिल से मिली वैल्यू सेम है कि नहीं। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे बॉर्न हेबर साइकिल। वो एक इक्वेशन थी जिससे आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा वे जो है लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का वो है बॉर्न हेबर साइकिल। सो बॉर्न हेबर साइकिल क्या है? एक थर्मोडायनेमिकल मेथड है, थर्मोकेमिकल मेथड है, ठीक है, जिससे आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हो। और ये बेस्ड है हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। इसमें क्या होता है कि हेसेस लॉ कहता है कि रिएक्शन कितने भी स्टेप्स में हो रही हो, हीट चेंजेस बराबर ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इट इज टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, हीट चेंजेस सेम। ओके, नाउ अपन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन, ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू। तो इट इज डिपिक्टेड इन टू वेज, फर्स्ट थ्रू 5 स्टेज, ठीक है, फर्स्ट से 5 तक, एंड द सेकेंड डायरेक्टली बाय द रिएक्शन बिटवीन सॉलिड सोडियम एंड द गैसियस क्लोरीन, नेमली थ्रू द स्टेप 6th। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। सो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन, हीट चेंज जो है ना, जितने भी स्टेप्स में हो रही हो, चाहे एक स्टेप में हो रही हो, मतलब डायरेक्ट सोडियम और क्लोराइड की रिएक्शन से हो रही हो, या हमने 1 से 5 तक स्टेप्स किए हो, वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, सो द टोटल हीट चेंज फॉर द स्टेप 1 to 5th इज इक्वल्स टू हीट चेंज इन द नंबर इन्वॉल्व इन 6th स्टेप। ओके, सो अब अपन देखते हैं कि ये टेबल, इस टेबल में अपन देख रहे हैं 1st से 5th स्टेप तक, ठीक है, NaCl बनने की, और ये डायरेक्ट स्टेप है। तो देखते हैं सबसे पहले कि सोडियम अभी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, तो हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि इसको हमें गैसियस में कन्वर्ट करना है। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, वो प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन है। सो इट इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो इसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, हीट चेंज है 108 प्लस। ठीक है, अब गैस बन गया। अब गैस से हमें इसको आयन में कन्वर्ट करना है। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना। तो सोडियम गैस का कन्वर्जन सोडियम प्लस आयन में, इसकी जो एंथैल्पी है वो इन्वॉल्व है +495। ऐसी क्लोरीन की, क्लोराइड जो है हमारे पास गैस फॉर्म में है, ठीक है, 2Cl2 मीन्स हाफ Cl2, तो Cl ही बचा है ना। अब इस गैस को हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन कर रहे हैं हम, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स थे क्लोराइड के, Cl2, अब यहाँ पे एक ही बचा। सो ये डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। और यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व है, सिंस यहाँ हाफ है, तो 242 का हाफ 121। अब हमें गैस से क्या बनाना है? Cl नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें देना पड़ेगा, तो ये एनर्जी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई है, ठीक है, -348। गैस का क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये अभी हमने देखा। अब द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द गैसियस आयन, तो हमें Na+ भी मिल गया था और Cl नेगेटिव भी मिल गया था। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो NaCl बनने की जो हीट है फॉर्मेशन की, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इन स्टेप्स में से। अब जो 6th स्टेप है, एक ये ऐसा स्टेप हमने माना कि डायरेक्ट हमने सॉलिड सोडियम की और क्लोराइड की रिएक्शन करा दी, है ना, फ्रॉम द ये फर्स्ट एंड द 5th स्टेप में से। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड क्या हो गई? -411। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। सो ये देखो, ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है कि फॉर्मेशन किसका? NaCl का। सो ये सॉलिड, फिर सोडियम, फिर हाफ डिसोसिएशन क्लोराइड की, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोराइड की, और फिर HL जो हमें यहाँ पे क्या करनी है? निकालनी थी, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि HF को हमने इधर ले लिया और इसको हम इधर ले गए। सो विल सी कि जो S है प्लस सोडियम और हाफ क्लोराइड का जो था, और ये जो Cl की वैल्यू थी, इन सबको जब आप ऐड करोगे, मतलब हेसेस लॉ के थ्रू,
इसको सॉल्व करोगे, जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताए थे वो मैंने इरेज कर दिए हैं, बट यहाँ लिखे हुए हैं वो स्टेप्स। तो इसमें से आप देख सकते हो कि जो डेल्टा एच एफ होगा, फॉर्मेशन होगा, वो किसके बराबर होगा। आप इसको कैलकुलेट करना है तो आप इन सबको इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव 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 ये सारे चेंज हो जाएंगे इनके साइन। जब चेंज हो जाएंगे तो एच एफ की वैल्यू आपको पता थी माइनस में प्रेजेंट है। अब ये माइनस डेल्टा एच एस की वैल्यू थी, ऊपर आपको पता थी 108, सोडियम की थी 495, एच डिसोसिएशन थी -348। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, -787 आपको ये वैल्यू मिली। ओके। अच्छा, और जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट की थी वो हमें कितनी मिली थी, -783 वैल्यू मिली थी, है ना। तो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब अगर अपन इसको साइक्लिक वे में रिप्रेजेंट करें तो आप यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि सोडियम सॉलिड का सोडियम गैशियस में कन्वर्ट होना, फिर सोडियम आयन में कन्वर्ट होना। तो ये आपका सब्लिमेशन था, और ये आपका क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्लोराइड का देखोगे तो गैसियस का आयन में कन्वर्ट होना, ये आपका डिसोसिएशन था, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थी। और Cl2 का Cl में कन्वर्ट होना, ये आपका डिसोसिएशन एनर्जी थी। ओके। अब ये दोनों मिल गए तो इन दोनों का आपका लैटिस बनाना, क्रिस्टल लैटिस, तो ये डेल्टा एच एल था, लैटिस एनर्जी। ठीक है। तो ये समरी है। ओके। नाउ, तो we can see here that there is fair agreement between the lattice energy value derived from the two methods, है ना। But a still better agreement between the value is possible if, क्या कर सकते हैं हम, refinement suggested for the electrostatic model are taken into account। अगर हम electrostatic model जो हमने वो 783 कैलकुलेट किया था, अगर उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें तो उसकी वैल्यू भी बॉन्ड हेबर साइकिल की वैल्यू जो एक्यूरेट हमने निकाली उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। सो अ लार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द वैल्यूज फ्रॉम द टू मेथड सजेस्ट व्हाट, दैट द बॉन्डिंग इन द क्रिस्टल इज नॉट होली आयनिक एंड सम कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है। सो दस फॉर क्यूप्रस ब्रोमाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एग्जाम्पल दिया क्यूप्रस ब्रोमाइड का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ने जो कैलकुलेट की थी वो थी -882, और जो बॉन्ड हेबर साइकिल ने की वो -956। तो इसमें तो बहुत डिफरेंस है ना। सो ये जो दो मॉडल्स थे इनमें डिफरेंस काफ़ी था, और इसकी वजह से अ, जो ये एग्रीमेंट थे वो मैच नहीं कर रहे थे, है ना। तो अगर अब हम देखें कि जो इक्वेशन 6.4 थी, जो कौन सी थी, बॉर्नलैंड इक्वेशन, ये 6.4 थी, उसको अगर हम देखें तो ये हम ये देख सकते हैं ट्रेंड किसका, लैटिस एनर्जी का आयनिक कंपाउंड्स में। वी कैन सी द ट्रेंड ऑफ लैटिस एनर्जी इन द डिफरेंट आयनिक कंपाउंड। ये है, ठीक है। ये टेबल दी हुई है यहाँ पर। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन कि लैटिस एनर्जी इज लार्जेस्ट when the internuclear distance is small and when the charge is larger। तो उस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए से, है ना। तो डिस्टेंस अगर कम है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और अगर z पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ओके। स्मॉलर इंटरआयनिक डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आयंस जो हैं आपके क्लोज हैं, पास पास हैं, है ना, पास पास हैं। और इस वजह से क्या होगा कि जो रिपल्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया है जैसे LiF, NaF, KF का, इन सब में कैटायंस का साइज क्या है, पोटेशियम का साइज सबसे ज़्यादा है, देन सोडियम, देन लिथियम। तो लैटिस एनर्जी का क्या है, ऑर्डर होगा, सो LiF की सबसे ज़्यादा होगी, देन NaF की, एंड देन पोटेशियम की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि नेगेटिव आयन तो कॉमन है ना, नेगेटिव आयन कॉमन है। अब आप पॉजिटिव वाले का देख सकते हो, तो इसका साइज सबसे छोटा है ना साइज, तो क्या है कि पास पास है, इस वजह से क्या होगी, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि
लैटिस एनर्जी ज़्यादा है जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है और चार्जेस ज़्यादा हैं। अब अपन यहाँ देखते हैं आगे, ये ऑर्डर है और एक और एग्जांपल दिया है NaCl MgCl2 ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लैटिस एनर्जी वो है एल्यूमिनियम की। क्लोराइड आयंस तो आप देख सकते हो सब में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी वही साइज अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पर पोटेशियम की लैटिस एनर्जी है 821। सोडियम की जो है वो कितनी है, 923। और लिथियम की 1036 है ना। ये टेबल हमें क्या समझा रही है कि डेट द कंपाउंड्स ऑफ आयन विथ हायर चार्जेस हैव लार्जर लैटिस एनर्जी देन द कंपाउंड्स ऑफ आयन्स विथ लोअर चार्ज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था NaCl MgCl2 इन सब का। और यहाँ जो एग्जाम्पल दिया था LiF NaF, इन सब कंपाउंड्स में कैटाइन का साइज क्या था, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा था, सोडियम का कम, फिर लिथियम का सबसे कम। तो लैटिस एनर्जी साइज ज़्यादा है तो डिस्टेंस क्या है आपका, बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से क्या है, लैटिस एनर्जी कम है। तो ये डिस्टेंस वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है और यहाँ पर चार्ज वाला। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन से स्टेबिलिटी और स्टोइशियोमेट्रिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हम कंसीडर करें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये होगा कि MgCl2 होगा कि MgCl3 होगा, इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो इससे इसको जानने के लिए हम बॉर्न हेबर साइकिल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर कि द लेटेस्ट एनर्जी वैल्यूज हम बॉर्न हेबर साइकिल में रखते हैं हर एक इंडिविजुअल फॉर्मूले के लिए। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी क्या करते हैं, रखते हैं करस्पॉन्डिंग टू दीज थ्री फॉर्मूलेज इंडिविजुअली। और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या चूज करते हैं, of the different stoichiometric formula available, we can choose the one giving rise to largest negative value of enthalpy of formation, जिसका डेल्टा HF सबसे ज्यादा होगा, क्या लार्ज नेगेटिव होगा, है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर को करस्पॉन्ड करेगा। ओके, ठीक है, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का सही होगा, वो हम बॉर्न नेबर साइकिल से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ thus of the various suggested formulas for MgCl2 आप या MgCl3 या MgCl, तो इसमें से आपको पता चलेगा कि जो वैल्यूज हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो देखो, MgCl की -130 है, इसकी -642 है, इसकी तो प्लस में है। तो जिसकी सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू है वो स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब कि एक्सेप्टेबल जो है वो होगा MgCl2 वाला। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कि स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि फॉर्मेशन में अगर लार्ज नेगेटिव वैल्यू लग रही है मतलब काफ़ी स्टेबल है उसको एनर्जी, और उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो लेटिस एनर्जी क्या करती है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स ऑल्सो। तो एक तो स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करती है ना, एक आपका स्टोइशियोमेट्री प्रिडिक्ट करती है। स्टोइशियोमेट्री मतलब MgCl है 1:1 है कि MgCl2 है 1:2 है, क्या है, ये स्टोइशियोमेट्री होती है। और तीसरा जो प्रिडिक्ट करती है वो है सॉलिबिलिटी, किसकी, आयनिक सॉलिड्स की। तो हायर लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपको क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए, है ना, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो एल्कली मेटल क्लोराइड्स आर मोर सॉल्युबल देन द एल्कलाइन अर्थ क्लोराइड्स सिंस फॉर द लेटर, मतलब एल्कलाइन के लिए लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे इसकी -787 है, ये फर्स्ट ग्रुप में आता है सोडियम। सेकंड ग्रुप वाले क्या कहलाते हैं, एल्कलाइन, फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली। तो इसकी जो है -2525 इसकी बहुत ज़्यादा है। ऐसी पोटेशियम की, ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड ग्रुप में आता है ना।
कैल्शियम। तो इन सब की जो एनर्जी है, लेटिस एनर्जी, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कम सॉल्युबल है क्योंकि ये ब्रेक नहीं होंगे, आयंस नहीं बनेंगे, तो कैसे सॉल्युबल होंगे। तो एल्कली मेटल क्लोराइड्स ज़्यादा सॉल्युबल है, मतलब NaCl KCl ये सारे ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज कम्पेयर टू MgCl2 के और CaCl2। ओके। नाउ एक दूसरा फैक्टर भी है जो हम आगे पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है जो। ओके। वो है सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्वेशन एनर्जी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड थैंक यू।